नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी जड़ें, जैसे लिखा है इस्मत चुगताई जी ने। सबके चेहरे उड़े हुए थे। घर में खाना तक ना पका था। आज छठा दिन था। बच्चे स्कूल छोड़े घर में बैठे अपनी और सारे परिवार की जिंदगी बवाल किए दे रहे थे। वही मार पिटाई, धौल धप्पा, वही उधम, जैसे कि आया ही ना हो। कमबख्तों को यह भी ध्यान है, किसी में इतनी शक्ति नहीं कि टांका लगा सके। कुछ दिनों से शहर का वातावरण ऐसा गंदा हो रहा था कि शहर के सारे मुसलमान एक तरह से नज़रबंद बैठे थे। घरों में ताले पड़े थे और बाहर पुलिस का पहरा था। और इस तरह कलेजे के टुकड़ों को सीने पर मूंग डलने के लिए छोड़ दिया गया था। वैसे सिविल लाइंस में अमन ही था, जैसा कि होता है। ये तो गंदगी वहीं अधिक उछलती है जहां ये बच्चे होते हैं, जहां गरीबी होती है। वहीं अज्ञानता के घोड़े पर धर्म के ढेर बजाते हैं और ये ढेर कुरेदे जा चुके हैं। ऊपर से पंजाब से आने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, जिससे अल्पसंख्यकों के दिलों में खौफ बढ़ता ही जा रहा था। गंदगी के ढेर तेजी से कुरेदे जा रहे थे और दुर्गंध रेंगती रेंगती साफ सुथरी सड़कों पर पहुंच चुकी थी। 2 स्थानों पर तो खुला प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन मारवाड़ राज्य के हिंदू और मुसलमान इस प्रकार एक दूसरे के समान हैं कि इन्हें नाम, चेहरे या कपड़े से भी बाहर वाले बड़ी मुश्किल से पहचान सकते हैं। बाहर वाले अल्पसंख्यक लोग जो आसानी से पहचाने जा सकते थे, वो तो 15 अगस्त की महक पाकर ही पाकिस्तान की सीमाओं से खिसक गए थे। बच गए राज्य के पुराने निवासी, तो उनमें ना तो इतनी समझ थी और ना ही इनकी इतनी हैसियत थी कि पाकिस्तान और भारत की समस्या इन्हें कोई बैठ कर समझाता। जिन्हें समझना था वह समझ चुके थे और वह सुरक्षित भी हो चुके थे। शेष जो ये सुनकर गए थे कि 4 आने का गेहूं और 4 आने की हाथ भर लंबी रोटी मिलती है, वो लूट रहे थे। क्योंकि वहां जाकर उन्हें यह भी पता चला कि 4 सेर का गेहूं खरीदने के लिए 1 रुपए की भी ज़रूरत होती है और हाथ भर लंबी रोटी के लिए पूरी चवन्नी देनी पड़ती है। और ये रुपया ठन्नी ना किसी दुकान में मिली, ना ही खेतों में उगी। इन्हें प्राप्त करना इतना ही कठिन था जितना जीवित रहने के लिए भाग दौड़। जब खुल्लम खुल्ला इलाकों से अल्पसंख्यकों को निकालने का निर्णय लिया गया, तो बड़ी कठिनाई सामने आई। ठाकुरों ने साफ कह दिया कि साहब, जनता ऐसी गुथी मिली रहती है कि मुसलमानों को चुनकर निकालने के लिए स्टाफ की ज़रूरत है, जो कि एक फालतू खर्च है। वैसे आप अगर ज़मीन का कोई टुकड़ा शरणार्थियों के लिए खरीदना चाहें, तो वो खाली कराए जा सकते हैं। जानवर तो रहते ही हैं, जब कहिए जंगल साफ करवा दिए जाएं। अब शेष रह गए कुछ गिने चुने परिवार, जो या तो महाराजा के चेले चपेटों में से थे और जिनके जाने का सवाल ही कहाँ, और जो जाने को तुले बैठे थे, उनके बिस्तर बंध रहे थे। हमारा परिवार भी उसी श्रेणी में आता था। जल्दी ना थी, मगर इन्होंने तो आकर बौखला ही दिया। फिर भी किसी ने अधिक महत्व नहीं दिया। वह तो किसी के कान पर जूं तक ना रेखती और वर्षों समान न बनता। जो अल्लाह भला करे छंबा मियाँ का, वो पैंतरा न चलते। बड़े भाई तो जाने ही वाले थे, कह कह कर हार गए थे। तो मियाँ छबा ने क्या किया कि स्कूल की दीवार पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने का फैसला कर लिया। रूपचंद जी के बच्चों ने इसका विरोध किया और उसकी जगह अखंड भारत लिख दिया। निष्कर्ष ये कि चल गया जूता और एक दूसरे को धरती से मिटा देने का वचन। बात बढ़ गई, यहाँ तक कि पुलिस आ गई और जो कुछ गिनती के मुसलमान बचे थे, उन्हें लॉरी में भरकर घरों में भिजवा दिया गया। अब सुनिए कि ज्यों ही बच्चे घर में आए,
हमेशा हैजा महामारी के हवाले करने वाली माएँ ममता से बेकरार होकर दौड़ी और कलेजे से लगा लिया। और कोई दिन ऐसा भी होता कि रूपचंद जी के बच्चों से झब्बा लड़कर आता तो दुल्हन भाभी उसकी वह जूतियों से मरहम पट्टी करती कि तौबा भली, और उठाकर इन्हें रूपचंद के पास भेज दिया जाता कि पिलाएं उसे अरंडी का तेल और कोनेन का मिश्रण, क्योंकि रूपचंद जी हमारे खानदानी डॉक्टर ही नहीं, अब्बा के पुराने दोस्त भी थे। डॉक्टर साहब की दोस्ती अब्बा से, इनके बेटों की भाइयों से, बहुओं की हमारी भावजों से और नई पौंध की नई पौंध से आपस में दांत काटी दोस्ती थी। दोनों परिवार की वर्तमान 3 पीढ़ियां एक दूसरे से ऐसी घुली मिली थीं कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत के बंटवारे के बाद इस प्रेम में दरार पड़ जाएगी। जबकि दोनों परिवारों में मुस्लिम लीगी, कांग्रेसी और महासभाई मौजूद थे। धार्मिक और राजनीतिक वाद विवाद भी जमकर होता था, मगर ऐसे ही जैसे फुटबॉल या क्रिकेट मैच होता है। इधर अब्बा कांग्रेसी थे तो उधर डॉक्टर साहब और बड़े भाई लीगी थे, तो उधर ज्ञानचंद महासभाई, इधर मंझले भाई कम्युनिस्ट थे तो उधर गुलाब चंद सोशलिस्ट, और फिर इसी हिसाब से मर्दों की पत्नियां और बच्चे भी इसी पार्टी के थे। आमतौर पर जब बहस मुबाहिसा होता तो कांग्रेस का पलड़ा हमेशा भारी रहता। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट गालियां खाते मगर कांग्रेस ही में घुस पड़ते। बच जाते महासभाई और लीगी, ये दोनों हमेशा साथ देते। वैसे वह एक दूसरे के दुश्मन होते, फिर भी दोनों मिलकर कांग्रेस पर हमला करते। लेकिन इधर कुछ साल से मुस्लिम लीग का जोर बढ़ता जा रहा था और दूसरी ओर महासभा का, कांग्रेस का तो बिल्कुल पटरा हो गया। बड़े भाई की देखरेख में घर की सारी पौंध केवल 2-1 पक्षपात रहित कांग्रेसियों को छोड़कर नेशनल गार्ड की तरह डट गईं। इधर ज्ञानचंद की सरदारी में सेवक संघ का छोटा सा दल डट गया, मगर प्रेम वही रहा पहले जैसा। अपने लल्लू की शादी तो मुन्नी ही से करूँगा, महासभाई ज्ञानचंद के लीगी पिता से कहते हैं। सोने के पाजेब लाऊंगा। यार, मुलम्मे की ना ठोक देना, अर्थात बड़े भाई ज्ञानचंद की साहूकारी पर हमला करते हैं। और इधर नेशनल गार्ड दीवारों पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिख देते और सेवक संघ का दल इसे बिगाड़कर अखंड भारत लिख देता। यह उस समय की घटना है जब पाकिस्तान का लेन देन एक हंसने हंसाने की बात थी। अब्बा और रूपचंद यह सब कुछ सुनते और मुस्कुराते और फिर सबको एक बनाने के इरादे बांधने लगते। अम्मा और चाची राजनीति से दूर धनिये हल्दी और बेटियों के जहेज़ों की बातें किया करती और बहुएं एक दूसरे के फैशन चुराने की ताक में लगी रहती। नमक मिर्च के साथ साथ डॉक्टर साहब के यहाँ से दवाएं भी मंगवाई जाती। हर दिन किसी को छींक आई और वह दौड़ा डॉक्टर साहब के पास, या जहाँ कोई बीमार हुआ और अम्मा ने दाल भरी रोटी बनवानी शुरू की और डॉक्टर साहब को कहला भेजा कि खाना हो तो आ जाएं। अब डॉक्टर साहब अपने पोतों का हाथ पकड़े आ जाते। चलते वक्त पत्नी कहती, खाना मत खाना। सुना? हाँ, तो फिर फीस कैसे वसूल करूं? देखो जी लाला, और चुन्नी को भेज देना। हाय राम, तुम्हें तो लाज भी नहीं आती, चाची बड़बड़ाती। मज़ा तो तब आता जब कभी अम्मा की तबीयत खराब होती और अम्मा कांप जाती। ना भाई ना, मैं इस जोकर से इलाज नहीं करवाऊंगी, मगर घर के डॉक्टर को छोड़कर शहर से कौन बुलाने जाता। डॉक्टर साहब बुलाते ही दौड़े चले आते। अकेले अकेले पुलाव उड़ाओगी तो बीमार पड़ोगी, वह चिल्लाते। जैसे तुम खाओ हो वैसा औरों को समझते हो। अम्मा पर्दे के पीछे से भिन भिन आती। अरे ये बीमारी का तो बहाना है भाई, तुम वैसे ही कहला भेजा करो, मैं आ जाया करूँगा। ये ढोंग काहे को रिश्ती हो। आंखों में शरारत जमा कर मुस्कुराते और अम्मा जल कर हाथ खींच लेती।
और बातें सुनाती। अब्बा मुस्कुराकर रह जाते। एक मरीज को देखने आते तो घर के सारे रोगी खड़े हो जाते। कोई अपना पेट लिए चला आ रहा है तो किसी का फोड़ा छिल गया है, किसी का कान पक गया है तो किसी की नाक फूली पड़ी है। क्या मुसीबत है डिप्टी साहब, एक आध को जहर दे दूंगा। क्या मुझे सालोतरी समझ रखा है कि दुनिया भर के जानवर टूट पड़े। वह रोगियों को देखते जाते और मुस्कुराते। और जहाँ कोई नया बच्चा जन्मने वाला होता तो वह कहते, मुफ्त का डॉक्टर है, पैदा किए जाओ कमबख्त के सीने पर कोदो दलने के लिए। मगर ज्यों ही दर्द शुरू होता वह अपने बरामदे से हमारे बरामदे का चक्कर काटने लगते। चीख सिंघाड़ से सबको बौखला देते। मोहल्ले टोले वालों का आना तक मुश्किल। पर ज्यों ही बच्चे की पहली आवाज़ इनके कानों में पहुंचती, वह बरामदे से दरवाजे दरवाजे से कमरे के अंदर आ जाते और इनके साथ अब्बा भी बावले होकर आ जाते। औरतें कोसती पीटती पर्दे में हो जाती। बच्चे की नाड़ी देखकर वह उसकी माँ की पीठ ठोकते, वाह मेरी शेरनी, और बच्चे का नाल काटकर उसे नहलाना शुरू कर देते। अब्बा घबरा घबरा कर फूहड़ नर्स का काम करते। फिर अम्मा चिल्लाना शुरू कर देती, लो, गजब खुदा का ये मर्द है कि जच्चा घर में पीले पड़े हैं। परिस्थिति को भांप कर दोनों डांट खाए हुए बच्चे की तरह बाहर भागते। अब फिर अब्बा के ऊपर जब फालिस का हमला हुआ तो रूपचंद जी अस्पताल से रिटायर हो चुके थे और इनकी सारी प्रैक्टिस इनके और हमारे घर तक ही सीमित रह गई थी। इलाज तो और भी कई डॉक्टर कर रहे थे, मगर नर्स के और अम्मा के साथ डॉक्टर साहब ही जागते। और जिस समय से वह अब्बा को दफना कर आए, खानदानी प्रेम के अलावा इन्हें जिम्मेदारी का भी एहसास हो गया। बच्चों की फीस माफ़ कराने स्कूल दौड़े जाते। लड़कियों बालियों के दहेज के लिए ज्ञानचंद्र की वाणी बंद रखते। घर का कोई भी विशेष कार्य बिना डॉक्टर साहब की राय के ना होता। पश्चिमी कोने को तुड़वाकर जब 2 कमरे बढ़ाने का प्रश्न उठा तो डॉक्टर साहब की ही राय से तुड़वाया गया। उससे ऊपर 2 कमरे बढ़वा लो, उन्होंने राय दी और वह मानी गई। फजन एफए में साइंस लेने को तैयार ना था। डॉक्टर साहब जूता लेकर पिल पड़े। मामला ठंडा हो गया। फरीदा मियाँ से लड़कर घर आन बैठी। डॉक्टर साहब के पास उसका पति पहुंचा और दूसरे दिन उनकी मझली बहू शीला जब ब्याह कर आई तो आया का झगड़ा भी समाप्त हो गया। बेचारी अस्पताल से भागी आई। फीस तो दूर की चीज़ है, ऊपर से छठे दिन कुर्ता टोपी लेकर आई। पर आज जब छब्बा लड़ कर आए तो इनकी ऐसी आवभगत हुई जैसे मैदान मार कर आया हो कोई बहादुर मर्द। सभी ने इसकी बहादुरी का वर्णन जानना चाहा और बहुत सी जवानों के सामने अम्मा गूंगी बनी रही। आज से नहीं, वह 15 अगस्त से, जब डॉक्टर साहब के घर पर तिरंगा झंडा लहराया और अपने घर पर लीग का डंडा टंगा था, उसी दिन से उनकी जुबान को चुप लग गई थी। इन डंडों के बीच एक लंबी खाई का निर्माण हो चुका था, जिसकी भयानक गहराई अपनी दुखी आंखों से देख देख कर सिहर जाती अम्मा। फिर शरणार्थियों की संख्या बढ़ने लगी। बड़ी बहू के मौके वाले बहावलपुर से माल लुटाकर और किसी तरह जान बचाकर जब आए तो खाई की चौड़ाई और बढ़ गई। फिर रावलपिंडी से जब निर्मला के ससुराल वाले मूर्छित अवस्था में आए तो इस खाई में अजगर फुंकारने मारने लगे। जब छोटी भाभी ने अपने बच्चे का पेट दिखाने को भेजा तो शीला भाभी ने नौकर को भगा दिया और किसी ने भी इस मामले पर वाद विवाद नहीं छेड़ा। सारे घर के लोग एकदम रुक गए। बड़ी भाभी तो अपने हिस्टीरिया के दौरे भूलकर लपाझप कपड़े बांधने लगी। मेरे ट्रंक को हाथ न लगाना। अम्मा की जुबान अंत में खुली और सबके सब हक्का बक्का रह गए। क्या आप नहीं जाएंगी? बड़े भैया तैश में बोले। नौज मोई, मैं सिंधों मरने जाऊं, अल्लाह मारियां बुरके पजामे फड़काती फिरे हैं तो संजले के पास ढाके चली जाएं।
ए वो ढाके काहे को जाएगी, वहां बंगाली की तरह चावल हाथों से लसेड़ लसेड़ कर खाएंगी। संजली की सास ममानी बी ने ताना दिया। तो रावलपिंडी चलो फरीदा के यहाँ। खाला बोली, तौबा मेरी, अल्लाह पाक पंजाबियों के हाथों मिट्टी गंदी ना कराए। मिट गए दोस्त खियों नरकवासी की तो जुबान बोले हैं। आज तो मेरी कम बोलने वाली अम्मा पटापट बोली, ए बुआ, तुम्हारी तो वही मसल हो गई है कि ऊंचे के नीचे भेर लिए कि पेड़ तले बैठी तेरा घर ना जानू। ए भी यह कट्टू गिलहरी की तरह गमजह मस्तियां के राजा ने बुलाया है। लो भाई, झमझम करता हाथी भेजा, चक चक ये तो काला काला की घोड़ा भेजा, चक चक ये तो लाते झाड़े की। वातावरण विषैला सा था, इसके बावजूद कहकहा पड़ गया। मेरी अम्मा का मुंह जरा सा फूल गया। क्या बच्चों की सी बातें कर रही हैं, नेशनल गार्ड के सरदार अली बोले, जिनका सर न पैर, क्या इरादा है यहाँ रहकर कट मरने का। तुम लोग जाओ, अब मैं कहाँ जाऊंगी अपने अंतिम घड़ी में। तो अंतिम घड़ियों में काफिरों से गत बनवाओगी। खाला भी पोटलियों को गिनती जाती थी और पोटलियों में सोने चांदी के गहनों से लेकर करहड़ियों का मंजन, सूखी मेथी और मुल्तानी मिट्टी तक थी। इन चीज़ों को वो ऐसे कलेजे से लगा कर ले जा रही थी मानो पाकिस्तान का एस्ट्रोलिंग बैलेंस कम हो जाएगा। 3 बार बड़े भाई ने जलकर इनकी पुराने रोहड़ की पोटलियां फेंकी, पर वह ऐसी चिंगाड़ी मानो अगर उनकी यह दौलत ना गई तो पाकिस्तान गरीब रह जाएगा। फिर मजबूर होकर बच्चों की मौत में डूबी हुई गदेलों की रुई की पोटलियां बांधने पड़ी। बर्तन बोरों में भरे गए, पलंगों के पाचे पट्टियां खोलकर झलंगों में बांधी गई और देखते ही देखते जमा जमाया घर टेढ़ी मेढ़ी गठरियों और बोगचों में परिवर्तित हो गया। अब तो सामानों के पैर लग गए। आपा का इरादा यहीं मरने का है तो इन्हें कौन रोक सकता है, भाई साहब ने अंत में कहा। और मेरी मासूम सूरत वाली अम्मा भटकती आंखों से आसमान को तकती रहीं, जैसे वो स्वयं अपने आप से पूछती हों, कौन मार डालेगा और कब। अम्मा तो सठिया गई हैं, इस उम्र में इनकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है। मंझला भाई कान में खुसफुसाया, क्या मालूम इन्हें कि काफिरों ने मासूमों पर तो और भी अत्याचार किया है। अपना देश होगा तो जान माल की तो सुरक्षा होगी। अगर मेरी कम बोलने वाली अम्मा की जुबान तेज होती तो वह जरूर कहती, अपना देश है कि चिड़िया का नाम लोगों, वह है कहाँ अपना देश। जिस मिट्टी में जन्म लिया, जिसमें लोट पोट कर पले बढ़े, वही अपना देश ना हुआ। तो फिर जहाँ 4 दिन को जाकर बस जाओ, वह कैसे अपना देश हो जाएगा। और फिर कौन जाने वहां से भी कोई निकाल दे, कहे जाओ नया देश बसाओ। अब यहाँ सुबह का चिराग बनी बैठी हूँ। एक नन्हा सा झोंका आया और देश का झगड़ा समाप्त। और ये देश उजड़ जाने और बसाने का खेल मधुर भी तो नहीं। एक दिन था मुगल अपना देश छोड़कर नया देश बसाने आए थे, आज फिर चलो देश बसाने। देश ना हुआ पैर की जूती हो गई, थोड़ा कसी नहीं कि उतार फेंकी और फिर दूसरी पहन ली। मगर अम्मा चुप रहीं। अब इनका चेहरा पहले से अधिक थका हुआ मालूम होने लगा, जैसे वह सैकड़ों वर्षों से देश की खोज में खाक छानने के बाद थक कर बैठी हूँ और इस खोज में स्वयं को भी खो चुकी हूँ। अम्मा अपनी जगह ऐसी जमी रहीं जैसे बड़ के पेड़ की जड़ आंधी तूफान में खड़ी रहती है। पर जब बेटी, बहुएं, दामाद, पोते पोतियां, नवासे नवासियां, पूरे का पूरा जनसमूह फाटक से निकलकर पुलिस की सुरक्षा में लारियों में सवार हुआ तो इनके दिल के टुकड़े उड़ने लगे। बेचैन नजरों से इन्होंने खाई के उस पार बेबसी से देखा। सड़क बीच का घर इतना दूर लगा जैसे दूर पौ फटने से पहले गर्दिश में बादल का टुकड़ा। रूपचंद जी का बरामदा सुनसान पड़ा था। 2 एक बच्चे बाहर निकले,
मगर हाथ पकड़कर वापस घसीट लिए गए। पर अम्मा की आंसू भरी आंखों ने इनकी आंखों को देख लिया, जो दरवाजे की झिरियों के पीछे गीली हो रही थी। जब लारियां धूल उड़ाती पूरे घर को ले उड़ी तो एक बाई और की मुर्दा लज्जा ने सांस ली। दरवाज़ा खुला और बोझिल चालों से रूपचंद जी चोरों की तरह सामने के खाली ढनढन घर को ताकने निकले और थोड़ी देर तक धूल के गुबार में बिछड़ी सूरतों को ढूंढते रहे। और फिर इनकी असफल निगाहें अपराधी शैली में इस उजड़े दरवाजे से भटकती हुई वापस धरती में धंस गई थी। जब सारी उम्र की पूंजी को खुदा के हवाले करके अम्मा ढंढार आंगन में आकर खड़ी हुई तो इनका बूढ़ा दिल नन्हे बच्चे की तरह सहम कर मुरझा गया, जैसे चारों ओर से भूत आकर इन्हें दबोच लेंगे। चकराकर इन्होंने खंभों का सहारा लिया। सामने नजर उठी तो कलेजा मुंह को आ गया। यही तो वह कमरा था जिसे दूल्हे की प्यार भरी गोद में लांग कर आई थी। यही तो कमसिन डर भरी आंखों वाली भोली सी दुल्हन के चांद से चेहरे पर से घूंघट उठा था और जिसने जीवन भर की गुलामी लिख दी थी। वह सामने कोने वाले कमरे में पहली बेटी पैदा हुई थी और बड़ी बेटी की याद एकदम से कौंध बनकर कलेजे में समा गई। वहाँ कोने में उसका नाल गड़ा था। एक नहीं 10 नाल गड़े थे और 10 आत्माओं ने यहीं पहली सांस ली थी। 10 मांस व हड्डी की मूर्तियों ने, 10 इंसानों ने इसी पवित्र कमरे में जन्म लिया था। इस पवित्र कोख से जिसे आज वो छोड़कर चले गए थे, जैसे वह पुरानी कजली थी जिसे कांटों में उलझाकर वो सब चले गए, अमन व शांति की खोज में, रुपए के 4 सेर गेहूं के पीछे। और वह नन्ही नन्ही हस्तियों की प्यारी प्यारी अगुआ अगुआ से कमरा अब तक गूंज रहा था। लपक कर वह कमरे में गोद फैलाकर दौड़ गई, पर इनकी गोद खाली रही। वह गोद जैसे सुहागिनें पवित्रता से छूकर हाथ कोख को लगाती थी, आज खाली थी। कमरा खाली पड़ा, भाएं भाएं कर रहा था। वहशत से वह लौट गई, मगर छूटे हुए कल्पना के कदम ना लौटा सकी। वह दूसरे कमरे में लड़खड़ा गई। यही तो जीवन साथी ने 50 वर्ष गुजार चुकने के बाद मुंह मोड़ लिया था। यहीं दरवाजे के सामने कफन में लिपटी लाश रखी गई थी। सारा परिवार घेरे खड़ा था। किस्मत वाले थे वो जो अपने प्यारों की गोद में सिधारे, पर जीवन साथी को छोड़ गए, जो आज बेकफन की लाश की तरह लावारिस पड़ गई। पांवों ने उत्तर दिया और वहीं बैठ गई जहां मीत के सिराहने कई वर्ष इन कपकपाते हाथों ने चिराग जलाया था। पर आज चिराग में तेल न था और बत्ती भी समाप्त हो चुकी थी। सामने रूपचंद अपने बरामदे में तेजी से टहल रहे थे, गालियां दे रहे थे अपने बीवी बच्चों को, नौकरों को, सरकार को और अपने सामने फैली वीरान सड़क को, ईंट पत्थर को, चाकू छुरी को, यहाँ तक कि पूरा विश्व इनकी गालियों की बमबारी के आगे सहम गया था। और विशेष इस खाली घर को जो सड़क के उस पार खड़ा इनको मुंह चिढ़ा रहा था, जैसे स्वयं इन्होंने अपने हाथों से इनकी ईंट से ईंट बजा दी हो। वह कोई चीज़ अपने मस्तिष्क में से झटक देना चाहते थे, पूरी शक्ति की मदद से नोचकर फेंक देना चाहते थे, मगर असफल होकर झुंझला बैठे। कपट की जड़ों की तरह जो चीज़ इनके अस्तित्व में जम चुकी थी, वह उसे पूरी शक्ति से खींच रहे थे, मगर साथ साथ जैसे इनका मांस खींचा चला जाता हो, वह कराह कर छोड़ देते थे। फिर एकाएक इनकी गालियां बंद हो गईं, टहल थम गई और वो मोटर में बैठकर चल दिए। रात हुई। जब गली के नुक्कड़ पर सन्नाटा छा गया तो पिछले दरवाजे से रूपचंद जी की पत्नी 2 परोसी हुई थालियां ऊपर नीचे रखे चोरों की तरह अंदर आईं। दोनों बूढ़ी औरतें चुप एक दूसरे के आमने सामने बैठ गईं।
जुबानें बंद रहीं पर आंखें सब कुछ कह रही थी। दोनों थालियों का खाना ज्यों का त्यों रखा था। औरतें जब किसी की चुगली करती हैं तो इनकी जुबानें कैंचियों की तरह निकल पड़ती है, पर जहाँ भावनाओं ने हमला किया और मुंह में ताले पड़ गए। रात भर ना जाने कितनी देर तक यादें अकेला पाकर अचानक हमला करती रहीं। ना जाने रास्ते ही में कहीं सब न खत्म हो जाए। आजकल तो पूरी पूरी रेलें कट रही हैं। 50 वर्ष खून से सींच कर खेती तैयार की थी और आज वह देश निकाले नई धरती छोड़ के चल पड़े। नए देश में चील कौओं ने कुछ छोड़ा भी होगा या मुंह तकते ही लौट आएंगे, और जो लौट कर आए तो फिर से जड़ें पकड़ने का मौका मिलेगा भी या नहीं, कौन जाने। या बुढ़िया उनके लौट आने तक जीवित रहेगी भी कि नहीं। अम्मा पत्थर की मूरत बन गई थी। नींद कहाँ, सारी रात बूढ़ा शरीर, बेटियों की कटी फटी लाशें, नौजवान बहुओं का नंगा जुलूस और पोतों नवासों के चिथड़े उड़ते देखकर थर्राता रहा। ना जाने कब झपकी ने हमला कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ दरवाजे पर दुनिया भर का हंगामा हो रहा है। जान प्यारी ना सही, पर बिना तेल का दिया भी बुझते समय कांप उठता है। और सीधी सादी मौत ही क्या कम निर्दयी होती है, जो ऊपर से वह इंसान का भूत बनकर सामने आए। सुना है बूढ़ियों तक को बाल पकड़कर सड़कों पर घसीटते हैं, यहाँ तक कि खाल छीलकर हड्डियाँ तक झलक आती हैं, और फिर वही दुनिया के अजाब प्रकट होते हैं जिनको सोचकर ही नर्क के फरिश्ते पीले पड़ जाएंगे। दस्तक की घन गरज बढ़ती जा रही थी। यमराज को जल्दी पड़ी थी और फिर अपने आप सारी चिटकनी खुलने लगी। बत्तियां जल उठी, जैसे दूर कुएं की तलहटी से किसी की आवाज़ आई। शायद बड़ा लड़का पुकार रहा था। नहीं, ये तो छोटे और मझले की आवाज़ थी, दूसरी दुनिया के ध्वस्त कोने से। तो मिल गया सबको अपना देश इतनी जल्दी। संझला, उसके पीछे छोटा, साफ तो खड़े थे, गोदों में बच्चों को उठाए हुए बहुएं। फिर एकदम से सारा घर जीवित हो उठा। सारी आत्माएं जाग उठी और दुखियारी माँ के आसपास जमा होने लगी। छोटे बड़े हाथ प्यार से छूने लगे। सूखे होठों में एकाएक कोपलें फूट निकली। खुशी से सारे होश तितर बितर होकर अंधेरे में भंवर डालने डूब गए। जब आँख खुली तो रगों पर जानी पहचानी उंगलियां रेंग रही थी। अरे भाभी, मुझे वैसे ही बुला लिया करो, चला आऊँगा। ये ढोंग काहे को रचाती हो? रूपचंद जी पर्दे के पीछे से कह रहे थे। और भाभी, आज तो फीस दिलवा दो। देखो, तुम्हारे नालायक लड़कों को लोनी जंक्शन से पकड़ कर लाया हूँ। भागते जाते थे बदमाश कहीं के। पुलिस सुपरिंटेंडेंट का भी विश्वास नहीं करते थे। फिर बूढ़े होठों में कोपलें फूट निकली। वह उठकर बैठ गईं। थोड़ी देर चुप रहीं। फिर दो गर्म गर्म मोती लुढ़क कर रूपचंद जी के झुर्रियों भरे हाथ पर गिर पड़े। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और इस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।